हेलो चैम्प्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब के सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अकाउंटेंसी के अंदर। अब क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 का एंडिंग आ चुका है और आज हमारी क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास होगी। इसके अंदर हम सीखेंगे, आज जो सबसे पहला होगा वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर सीखेंगे लिमिटेशंस, और देन हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सब के सब बहुत ईजी वे में सीखेंगे और बहुत आसान है, आप सबको इजीली याद भी हो जाएगा हाथों हाथ। देखिए बेसिकली क्या है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग जो आज हम सीखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, आपके दिमाग के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ रखी होंगी क्योंकि अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो क्या क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं? एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे, इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, मेरिट्स भी बोल सकते हैं। मेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं फ़ायदे। क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के? तो अकाउंटिंग करने के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी कुछ हमको प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने हैं, मतलब कि निकालने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने हैं मतलब कि निकालने हैं, जो कि हमने रिकॉर्डिंग कर रखी होगी हमें ट्रांजेक्शन्स की, उससे निकालेंगे। तो वो सब कुछ हमारे कहाँ पे पता चलेगा? हमको अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ से हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो निकालते हैं वो होती है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से निकलती है? हमारी बैलेंस शीट में से। ठीक, उसके बाद में रिप्लेसेस मेमोरी। अब ये जो रिप्लेसेस मेमोरी है मतलब कि हमारी मेमोरी को कैसे रिप्लेस करता है? अब एक जो बिजनेसमैन होता है वो दिन भर में काफ़ी कुछ ट्रांजेक्शन्स करता है। 100 ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं, 10 ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। अगर वो पूरे दिन भर की ट्रांजेक्शन्स ही करते रहेगा, लिखते रहता है और अपने दिमाग में अगर करते रहेगा, लिखेगा नहीं उसको, तो क्या वो याद कर पाएगा? नहीं याद कर पाएगा। तो आज मैंने अगर कोई ट्रांजेक्शन अगर मैंने किसी के साथ करी है, किसी से मैंने अगर कुछ परचेज करी है, तो क्या मैं 6 महीने बाद भी उसको याद रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। तो उसके लिए क्या करता है अकाउंटिंग, हमारी हेल्प करता है। ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सारी ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी जैसे कि जीएसटी हमको पे करना होता है, जीएसटी पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो इन सब की कैलकुलेशन के लिए अगर हमारे पास एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हमारे पास अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी, सारी चीजें होंगी हमारे पास कि कितने का हमने परचेज करा, कितने की सेल्स हुई, कितने का रेवेन्यू हुआ और कितना हमने प्रॉफिट कमाया, ये सब कुछ अगर हमारे पास होगा तो हम टैक्स भी सही तरीके से पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, टैक्स भी और जीएसटी भी। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है हेल्प्स इन सेलिंग होल बिजनेस। अब कोई भी अगर मेरा बिजनेस खरीदना चाहेगा तो क्या वो नहीं देखेगा कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं? देखेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज जे हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स का मतलब मैंने आपको पिछले 2 क्लासों में बता रहा हूँ कि एसेट्स का मतलब है जो बिजनेस के पास अपनी खुद की संपत्ति होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फर्नीचर होएगा, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सारी की सारी उसकी एसेट्स हैं। बिल्डिंग, लैंड, ये सब उसकी एसेट्स हैं। लेकिन अगर किसी बैंक से उसने लोन ले रखा है या फिर किसी आदमी से उसने कर्जा ले रखा है, तो ये सारी की सारी उसकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब कि उसकी उधारी, किसकी? बिजनेसमैन की, बिजनेस की उधारी। तो उन सबको जब हम बिजनेस को पे मतलब बिजनेस को जब हम बेचेंगे अपने किसी को, तो सबके सब हमारी एसेट्स भी देखेंगे कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटीज भी देखना चाहेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग। अब लास्ट जो हमारे पास सेकंड लास्ट है, हमारे पास है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग क्लासेस में बता चुका हूँ पहले ही कि मैनेजर्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी की सारी अकाउंटिंग से निकल के आती है और आगे जाके वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज मेकिंग करते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास एविडेंस इन कोर्ट। अब एविडेंस इन कोर्ट में कैसे है कि अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होएगा हमारे पास किसी भी ट्रांजेक्शन का, तो वो एक्सेप्टेबल होएगा कहाँ पे? कोर्ट में। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या था हमारे पास? सबसे पहले प्रोवाइड करता है हमको क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड बताता है कि सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फोर्थ हमारे पास क्या है?
हेल्प्स इन सेलिंग बिजनेस। और फिफ्थ हमारे पास क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड सिक्स्थ हमारे पास एविडेंस इन कोर्ट। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, जैसे कि हेल्पफुल इन पार्टनरशिप और पार्टनरशिप अकाउंट्स, और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, और सेल ऑफ बिजनेस का ये तो हमने पढ़ ही लिया। ये सब कुछ और भी ज़्यादा इसके अंदर हो सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसके बाद में डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस ऑफ। अभी हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि उसके नुकसान, उसके क्या क्या नुकसान है, किसके, अकाउंटिंग क्या क्या नुकसान है। अब चलिए हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले इसके अंदर अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि ये अकाउंटिंग जो है हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करता है जो कि अनरियलिस्टिक होती है, एक्चुअली में वो चीज़ हमको पता ही नहीं है रियल में। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब कि किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आना, चीज़ की मतलब कि टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में। फिर पढ़ेंगे एमोटाइजेशन, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स की, इसको हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर वगैरह की, इनकी वैल्यू क्या होती है, एमोटाइज होती रहती है। तो ये सब कुछ अनरियलिस्टिक है, ये रियल में नहीं होते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको मान के चलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एग्जांपल बताया मैंने, एक बताया मैंने डेप्रिसिएशन, आगे हम पढ़ेंगे इसका एक पूरा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन, जो कि टेंजिबल एसेट्स पे लगती है, मतलब कि इसे हम छू सकते हैं। जैसे कि ये है, ये बोर्ड हम छू सकते हैं, टेंजिबल है। इसके ऊपर अगर इसकी बोर्ड की वैल्यू घिसेगी तो फिर मतलब कि आज अगर मैंने 1000 रुपये का लिया है और कल ये हो जाए कितने रुपए का, 500 रुपये का, तो इसकी वैल्यू जो कम हुई है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। समय के साथ साथ एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन मतलब कि किस सॉफ्टवेयर की वैल्यू घटना। आज कोई टैली मतलब कि जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, टैली 9.0, उसकी वैल्यू कुछ और थी, और आगे अब आ गया टैली प्राइम, तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है, तो टैली 9.0 की वैल्यू कम हो चुकी है, तो वो होती है एमोटाइजेशन, उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम हो जाना। आईफोन 14 की वैल्यू कुछ और थी पहले जब स्टार्टिंग में आया था, और आज उसकी वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ठीक, आईफोन 15 आ गया, 16 आ गया, 16 ही आ गया अब तो। और इसके बाद में क्या है, इग्नोर्स क्वालिटी एलिमेंट। क्वालिटी एलिमेंट मतलब कि किसी भी व्यक्ति की, अपने वर्कर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी, कि कौन कितना अच्छा कर रहा है, उसको हम रिवॉर्ड तो दे रहे हैं, बोनस तो दे रहे हैं, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज। देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसके अंदर कि हमने क्या करा था कि आइडेंटिफाई और मेजरिंग, और फिर बाद में हमने क्या करा था, रिकॉर्डिंग। जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी, कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी थी, जिसको हम मनी के टर्म से मेजर कर रहे थे, मतलब कि उसकी क्वांटिटी निकाल सकते थे। ठीक, लेकिन क्वालिटी को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई भी पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, किसमें, अकाउंटिंग में। ये हमारा क्या है, लिमिटेशन है। अब इसके बाद में क्या था, द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जितना ही प्राइस लेवल चेंज होएगा उसको हम इफेक्ट नहीं ले पाते हैं, हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर मैंने आज कोई मशीनरी 10,000 की खरीदी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जब हम बेचेंगे उसको, अगर मैं उसको आज से 5 साल बाद ही बेचूंगा किसी मशीनरी को, तो जब भी मैं उसको 10,000 रुपये मान के चलूंगा कि मेरी कॉस्ट में 10,000 रुपये थी। तो ये जो प्राइस लेवल चेंज है उसको, हालांकि 5 साल बाद इतने प्राइस लेवल चेंज हो चुके होंगे उसके कि वो 10,000 की नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो ये क्या करता है कि प्राइस चेंज लेवल को इग्नोर करता है। नॉट फुली एग्जैक्ट, अब पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है। कैसे एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि हम बनाते कुछ चीज़ों के प्रोविजंस। ठीक, कुछ चीज़ों के हम बनाते हैं कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी एसेट्स की। जैसे मैंने आज ये मार्कर खरीदा है, ठीक, अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इस मार्कर की वैल्यू जो है आगे 2 सालों में खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये मार्कर 2 सालों बाद फिर नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत चल सकता है आगे भी। तो 2 साल तक तो मैंने कुछ अंदाजा लगाया, ये मैंने अकाउंटिंग में लिख दिया, ये होती है यूजफुल लाइफ। तो किसी की भी हम यूजफुल लाइफ इसके अंदर क्या है, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक, यूजफुल लाइफ हो गई, या फिर हम इसके आगे हम देखेंगे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमको किसी किसी व्यक्ति पे शक होएगा कि कोई हमारे पैसे अगर किसी ने हमसे उधार लिया है,
तो वो लेके भग जाएगा। जरूरी तो नहीं कि वो लेके भग जाए, लेकिन हम फिर भी उसका प्रोविजन बना देते हैं। प्रोविजन होता है कि मतलब हमने मान के चलते हैं कि वो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है। डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है कि पैसे लेके भाग जाना हमारे, ठीक, और वो पैसे वापस मिलने की हमको उम्मीद ना हो। मे लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, अब विंडो ड्रेसिंग मतलब कि विंडो मतलब कि खिड़की। अब कोई खिड़की है हमारे पास और खिड़की को हमने ढक दिया है, तो विंडो ड्रेसिंग मतलब पर्दा है, पर्दा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको कि हम मिसलीड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको छुपा सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूजर्स को। हमारा अगर लॉस हो रखा होगा तो हम उसको प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी कि लिमिटेशंस क्या होती है। तरीके सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे अकाउंटिंग के भी दो पहलू होते हैं, एक होता है एडवांटेजेस और एक होते हैं लिमिटेशंस। तो हमने दोनों चीज पढ़ ली, एडवांटेजेस भी पढ़ ली और लिमिटेशंस भी अभी आपने पढ़ ली सारी की सारी। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में और डिटेल में लिखना है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मैंने पूरा समझा दिया है अच्छे से, ठीक। अब हम आते हैं अपने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हमारे पास 3 ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। पहली होती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यही आपकी 11th क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको यही सीखनी है, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर की हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है जो कि आप इसी क्लास में देख लेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद में बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये सब कुछ हम सीखेंगे किसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये सब कुछ हमको क्या बताते हैं, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताएगा हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताएगा हमको, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या बताती है हमको, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी कहां पे स्टैंड करती है, कोई पोजीशन कि मतलब कंपनी कहां पे स्टैंड करती है, एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों आपको अभी नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके क्लास 11th और 12th में ये दोनों नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक। ये कॉस्ट, फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज की कॉस्ट निकालना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। देखते हैं हम इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बहुत सारी मटेरियल कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, ये सब कुछ हम निकालना इसके अंदर देखते हैं, ठीक। प्रोडक्ट ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे, लेकिन कब देखते हैं हम, ये सब बात है हमारी ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएशन में जब जाएंगे जब देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या देखते हैं, ये सारे के सारे हमको प्रॉफिट्स, कॉस्ट और फंड्स वगैरह बताता है, लेकिन किससे रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल होता है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये भी हमको इस लेवल पे नहीं सीखना है, जब मैनेजमेंट वाले अपने आप देख लेंगे इसको, और हमको नहीं सीखना है, सिर्फ किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ओनली, ठीक है, कि हमको क्या क्या मैनेजमेंट करनी है, कैसे कॉस्ट को मैनेज करना है, कैसे प्रॉफिट्स निकालना है, फंड्स को कहां से मैनेज करना है, सब कुछ हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा हमारा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ 2 टाइप्स के, 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप क्लास 11th की बुक को अगर आप देखेंगे उसका कवर पेज, तो आपके कवर पेज पे भी लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम, कि हमको हर ट्रांजेक्शन्स के हमेशा 2 एस्पेक्ट्स देखने हैं, मतलब 2 साइड्स देखनी है। कौन कौन सी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर मैंने किसी को पैसा दिया है तो मेरे पास से पैसा गया भी होगा और किसी के पास पैसा आया भी होगा, तो हमको डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट साइड भी लिखना है। क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, ये आगे जाके हम देखेंगे, आगे और भी डिटेल में इसको देखेंगे कि क्या होता है डेबिट और क्या होता है क्रेडिट और क्या रूल्स होते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट के।
ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इसी की वजह से हम ट्रायल बैलेंस भी बना पाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना पाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा कि हम इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो जर्नल भी होता है, लेजर भी होता है। जर्नल मतलब कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर मतलब कि हम जो क्लासीफाई करते हैं अपने अकाउंट्स को। ये सब कुछ हम डबल एंट्री सिस्टम में देखते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम नाम से पता चल रहा है सिर्फ सिंगल साइड लेके चलते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब कि कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं होते। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल, आप अगर आप किसी सेलर के मतलब क्या कहते हैं रिटेलर के पास जाएंगे जो आपकी गली के किनारे पे होगा, किनारे के स्टोर जैसे बोलते हैं, तो वो अपने पास एक कॉपी रखता है बस खाली, उसके अंदर बस खाली वो एक ही साइड की ट्रांजेक्शन लिखता है आने आने की, और सिर्फ अपनी अपनी, किसी पर्सन की लिख सकता है और कैश या फिर, इसलिए इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स है और कैश बुक बस खाली मेंटेन करता है। ये डबल एंट्री की तरह डेबिट और क्रेडिट लेके नहीं चलता, सिर्फ एक ही साइड लेके चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर काम नहीं आती है। तो यही था इसके अंदर आज के चैप्टर के अंदर। आज टॉपिक जो हमने सीखे वो हमने 4 टॉपिक देख लिए। पहला हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर देखा हमने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर हमने देखा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और देन हमने 4th टॉपिक देखा जो कि हमारा था सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर। और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ अच्छी लग रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।